अभी हमारे प्रिय नेता एआईसीसी के अध्यक्ष युवाओं के प्रोत्साहित लीडर और हम सबके चाहते श्री राहुल गांधी जी अभी कांग्रेस प्रेसिडेंट के नाते अब तक जो काम कर रही थी हमारी नेता और खासकर जिस पार्टी को ऊपर उठाया, जब हमारी पार्टी डूब रही थी, लोग परेशान थे, सारे देश में ऐसा एक माहौल बन गया था, कांग्रेस पार्टी क्या बचेगी क्या डूबेगी। उस वक्त श्रीमती सोनिया गांधी जी ने सारा बोझ अपने कंधे पे उठाया और इस पार्टी को आगे बढ़ाया और 10 साल तक हम हुकूमत करते रहे। ऐसी हमारी जनप्रिय नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, उनके कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में और डूबती हुई आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए पूरी कोशिश, पूरी ताकत, पूरी मेहनत हमारे आर्थिक तज्ञ और जाने माने दुनिया के इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी, राज्यसभा में हमारे नेता, सीनियर नेता जो इस पार्टी के साथ विद्यार्थी जीवन से युवक होने के नाते भी और आज जो अपोजिशन पार्टी का खासकर नेतृत्व कर रहे हैं राज्यसभा में, वो गुलाम नबी आजाद जी, हमारे सीनियर नेता एंथोनी जी, हमारे सबसे वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा जी और सामने बैठे हुए सारे नेतागण और कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए सालों से सभी मेरे भाइयों और बहनों, युवा मित्रों, एआईसीसी के डेलीगेट्स, पीसीसी के अध्यक्ष, चीफ मिनिस्टर्स और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर्स, वर्किंग कमेटी के सदस्य और जो फॉरेन डेलीगेट्स भी इस सेशन के लिए आए हैं, भाग ले रहे हैं, और माध्यम के मेरे मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और खासकर क्योंकि सोमवार को उगाद रहने से हमारे पास नया साल शुरू होता है, उसको हम उगादी कहते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र में बड़े जोर से ये फेस्टिवल मनाया जाता है। इसलिए मैं तमाम उन राज्यों के ओर से, उन लोगों के ओर से आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सभी को शुभकामनाएं देता हूं। ये जो नया साल शुरू हो रहा है और खास करके उगाद,
ಉಗಾದಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಉಗಾದಿ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಇದು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ನಾನು ಇಂದಿನ ದಿವಸ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 80%ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಭಾಷಣವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇನೆ. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत के स्वतंत्रता संग्राम का मंच रही है. ये समावेश उदारवादी और भारत की समृद्ध विविधता का प्रतिनिधित्व करती है, जो बहुजातीय, बहुभाषी और बहुधार्मिक है. सदियों तक दमन और शोषण करने वाले ब्रिटिश राज से आजादी हासिल करने के लिए कांग्रेस ने पूरे साहस के साथ भारत के लोगों को संघर्ष का नेतृत्व कांग्रेस ने किया. कांग्रेस ने सदा ही भारत की आत्मा और अपनी अनमोल एवं समृद्ध विरासत का प्रतिनिधित्व किया है. कांग्रेस ने देश के लोगों को सहारा दिया है. विपरीत समय में हिम्मत और शक्ति प्रदान की है. इस बात को याद करना जरूरी है कि नवंबर 1947 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में महात्मा गांधी जी ने अपने भाषण में कांग्रेस के बारे में यह कहा, कांग्रेस इस देश में रहने वाले सभी भारतीयों की है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान, चाहे ईसाई, सिख या पारसी. 70 साल बाद भी कांग्रेस और जिसका इतिहास 133 वर्ष का गौरवपूर्ण इतिहास है, एक 84वें पूर्ण सत्र के मौके पर उनकी बात अभी भी सही मायने में गूंज रही है. दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक आंदोलन की हमारी यात्रा में यह अधिवेशन ऐतिहासिक अवसर है. यह हमारे देश की लाखों महिलाओं और पुरुषों तथा उन सभी लोगों के लिए भी एक प्रेरणादायी अवसर है जो पूरी दुनिया में स्वतंत्रता, मानवीय मर्यादा और लोकतंत्र में भरोसा करते हैं. कांग्रेस का यह अधिवेशन दक्षिण अफ्रीका के गांधी जी का आगमन और भारत के लोगों को प्रेरित करने वाले उनके साहसपूर्ण संघर्ष का स्मरण करता है. सत्याग्रह उनका सिद्धांत भारत के स्वतंत्रता का संग्राम का मूल मंत्र बना है. महात्मा गांधी ने लाखों लोगों को सादगी के साथ अपनी हिम्मत, सहानुभूति और मानवता को प्रदर्शित करने वाले उदाहरणों के जरिए अपने संदेशों से प्रभावित किया. उनके सिद्धांतों और मूल्यों से प्रेरित होकर कांग्रेस देश के दूर दराज के कोने कोने में फैल गई. कांग्रेस ने जाति, वर्ग, संप्रदाय या भाषा के बंधनों से ऊपर उठकर सभी लोगों को गले लगाया और आजादी के संघर्ष को लोकतांत्रिक दुनिया के इतिहास के सबसे बड़े जन आंदोलन में बदल दिया. कांग्रेस के मार्गदर्शक सिद्धांत और विचारधारा की स्थापना उन मूल्यों को की गई है, आज भी भारत और पूरी दुनिया के लिए स्थायी रूप से प्रासंगिक है.
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल और महान दिग्गजों के इस महत्वपूर्ण पार्टी का समर्थन किया, लोगों को ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने और उखाड़ फेंकने के लिए प्रेरित किया। तो ये मैं पूरा रेजोल्यूशन जो उसकी कॉपी तो आपके पास है, तो इसीलिए मैं ज्यादा इस रेजोल्यूशन को पढ़ने नहीं जाता, लेकिन चंद चीजें मैं अपने आप को बताना चाहता हूं। आज इस देश में क्या हो रहा है और खास करके पार्लियामेंट में आज बीजेपी सरकार, मोदी सरकार किस तरह से चल रही है या चला रही है, ये जानना आप सबको जरूरी है। बार बार वो लोग यही कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। मुझे अजीब लगता है कि जैसे बहुत से वहां पर सीनियर लोग भी वहां पर बैठे हुए रहते हैं, आडवाणी जैसे, मनोहर जोशी जी जैसे, और खासकर प्रधानमंत्री जी 13.5 साल मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, और अब 4 साल से इस देश का जो प्रधानमंत्री बनके उसकी हुकूमत चला रहे हैं। और वो पूछते हमारे को बार बार 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, देश को बर्बाद किया, ये कहते हैं। मैं बताना चाहता हूं और वहां भी बताया हूं, और आपको बताना ये जरूरी इसलिए है कि हमारे खासकर नौजवान जो 18 साल से लेकर 40-45 के अंदर जो है, उनको ये मालूम होना चाहिए हमारा कार्यक्रम क्या था, हमने इस देश के लिए क्या किया, कितना त्याग किया, क्या बलिदान दिया। ये सारे चीजों को हमको समझना होगा। 1954 में अपनी दूरदर्शिता से नेहरू जी ने कृषि और उद्योग के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं उन्होंने बनाई, उसकी नींव रखी। लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने उस पंचवार्षिक योजनाओं को निकालकर उस जगह नीति आयोग लाया। दूसरी चीज, बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर आज हो सकते हैं लिबरल इकोनॉमी में, उसको नजरअंदाज किया जा रहा होगा, लेकिन जिस वक्त इस देश में एक सुई भी तैयार नहीं होती थी, उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अनेक इंडस्ट्री को उन्होंने तैयार किया। और यहां तक BHEL, BEL और जितने भी बड़े बड़े, आप किसी भी बड़े बड़े जो इरिगेशन के डैम हैं, चाहे वो भाखरा नांगल डैम हो, चाहे वो हमारे इसमें हमारे खास करके हमारे उत्तराखंड में और जो बिहार में जो बने हुए बड़े बड़े डैम्स, ये सारी डैम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसलिए बनाई, जिस वक्त इस देश में 33 करोड़ आजादी मिलने के बाद 33 करोड़ लोगों को पेट में खाना या उनके पेट को खाना देने के लिए हमारे पास अन्न नहीं था। तब उन्होंने ये सोचा कि जो डैम्स, इरिगेशन है, हरी क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, इसकी जरूरत है, तो उन्होंने वो शुरू की। बाद में उसको इंदिरा गांधी जी ने आगे बढ़ाया, फिर उसके बाद जगजीवन राम ने जी भी उसको आगे बढ़ाया, और आज जिस देश में खाने के लिए स्वतंत्रता पूर्व में राशन के लिए लोग क्यों लगाते थे, जो फेयर प्राइस शॉप के सामने, आज इस देश में अनाज का भंडार भर गया है। और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ये सोचा, इतना
अनाज का भंडार हमारे देश में है, हम गरीबों को फुकट यानी गरीबों को 3 रुपए में क्यों नहीं देना चाहिए? फूड सिक्योरिटी एक्ट ये उन्होंने लाया और आज 3 रुपए केजी हर आदमी को मिल रहा है 7 केजी तक। तो ये जो चीजें हैं 70 साल में हमने किया। जिस देश में एक सुई नहीं बनती थी हम रॉकेट बनाए। जिस देश में खाना नहीं मिलता था लाखों टन खाना यानी इतने बड़े बड़े भंडार अन्नदान के खोल दिए हैं। अरे उसी के साथ आज इसरो जैसी संस्थाएं, आईआईटी, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, एम्स, ये सारी हमारी देन है। अगर किसी को आंख है वो देख सकता है, अगर कोई अंधा है तो उसको दिखाने का बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारी चीज है। आर्यभट्ट जो प्रक्षेपण दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल किया गया, सोनिया गांधी जी उन्होंने खास करके जो राइट टू एजुकेशन लाया, राइट टू वर्क जो नरेगा जैसा, ये सारी चीजें गरीबों के लिए लाए गए। लेकिन फिर भी वो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। तो हमको ये कहना चाहिए हमने जो किया वो लोगों को कहने में हम शर्माना नहीं चाहिए। लेकिन बहुत दफा मैं देखता हूं हमारे लोग, अगर बीजेपी के लोग ये कहते हैं तो हमारे लोग चुप बैठते हैं। अरे क्यों? हमने किया, देश को बचाया, देश को एकता रखने के लिए हमने गोली खाई। हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 32 गोलियां खाई और अपनी जान दी देश के एकता के लिए। राजीव गांधी जी ने इस देश के एकता के लिए एक महिला आकर जब उनको माला पहनाने के लिए आगे आई तो राजीव गांधी जी ने अपना सर झुकाकर उस माला पहनने के लिए गए तो उसमें जो मानव बम था, मानव बम से राजीव गांधी का देह उड़ा दिया गया और उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए इस देश के लिए। और फिर भी हमको पूछते हैं 70 साल में क्या किया। 70 साल में इस देश को हमने बढ़ाया आर्थिक दृष्टि से और देश को एकता रखने में, देश के स्वतंत्रता में और देश को संविधान के रक्षा में हमारा सबसे बड़ा हाथ है। आज इस देश में संविधान जिंदा नहीं होता, अगर संविधान बचता नहीं था तो मोदी जी उस प्रधानमंत्री के कुर्सी पे नहीं बैठ सकते थे। और जो हमेशा ये कहते हैं, और मोदी जी हमेशा बार बार ये कहते हैं, मैं एक चाय वाला हूं। अरे भाई, सभी किसी ना किसी का प्रोफेशन का आदमी रहता है। मैं एक मजदूर का बेटा हूं, तुम चाय वाले के बेटे हो तो मैं एक मजदूर का बेटा हूं। लेकिन इस देश के लिए हमको कुछ करना है, बार बार वही नहीं बोलना कि मैं चाय वाले का बेटा हूं, मुझे कोई सहन नहीं कर रहा। अरे सहन तो हम कर रहे हैं, लेकिन तुम सहन नहीं कर रहे हो, तुम लोगों को दबा रहे हो, कुचल रहे हो। आज दलित परेशान है, माइनॉरिटी परेशान है, महिलाएं परेशान है, युवाएं परेशान है, इतने परेशान है, किसी को नौकरी नहीं है और किसी को रक्षण नहीं है। तो इसीलिए मैं ये कहूंगा, आज जो मोदी साहब हमेशा अपने भाषण में कहते हैं, अब वो छोड़ देना चाहिए। और वो आते ही कह दिए कि मैं करप्शन हटाऊंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं नहीं खाऊंगा और किसी को खाने नहीं दूंगा, खाऊंगा न खाने दूंगा। लेकिन आज क्या हो रहा है? खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन आज उसका उल्टा हो रहा है। खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन मेरे दोस्तों को खिलाऊंगा। और नीरव मोदी जैसे लोगों को वो खिला रहे हैं और बाहर देश को भगा रहे हैं। ये उनको कौन खिलाए? 22,000 करोड़ रुपए
बैंक से लूटने वाले आदमी को आप खुद पहचानते हो, उसको जानते हो, उसके नाम से पुकारते हो सेमिनारों में, इन्वेस्टमेंट मीटिंग में उसका नाम लेते हो। अगर वो आदमी 22,000 करोड़ रुपए बैंकों को चुन्ना लगा के भागता है तो हम क्या कहें? ये स्टेप भ्रष्टाचार मुक्त हो गया। अरे भ्रष्टाचार को तो आप सपोर्ट कर रहे हो। अब छोटा मोदी एक तो भाग गया, बड़े मोदी साहब तो सबको सपोर्ट कर रहे। कोई क्रिकेट में फंसा हुआ है, कोई बैंकिंग गड़बड़ी में फंसा है, एक नहीं अनेक घोटाले हैं, लेकिन हमारे लोग कुछ नहीं बोलते। आप बोले जोर से, हम कुछ नहीं करें। क्या हुआ? 2G के बारे में बोले, सीबीआई ने बर्खास्त कर दिया, एक एविडेंस नहीं। उसका इतना प्रचार किया कि हमको इतना कमजोर किया और हमारे लोग भी चुप बैठे। जो चीज सही है, सही के लिए भी अगर आपकी जबान नहीं उठती तो फिर क्या हो? फिर कौन प्रचार करेंगे हमारे? इतने कार्यक्रम श्रीमती सोनिया गांधी जी ने दिए, इतने कार्यक्रम मनमोहन सिंह जी ने दी, कांग्रेस पार्टी ने दिया, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने सारे वेलफेयर मेजर्स उनको दिए, लेकिन फिर भी हमारे नौजवान थोड़े खामोश हैं। मैं चाहता हूं आप उठो, संघर्ष करो और राहुल जी के साथ उनका मजबूती से उनका सपोर्ट करो। जब तक आप उठेंगे नहीं, सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर बैठे जगह ही सब लोग बोलते जाएंगे क्यों ऐसा हो रहा, क्यों होता ही है। जब हम खुद को अपने आप के ऊपर जब विश्वास नहीं रखते और काम भी नहीं करते तो उसी जगह से हम हारते हैं। और कांग्रेस पार्टी कभी हारी नहीं, हारता भी नहीं। मैं देख रहा हूं, मेरे को 46 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। ये 10 मार्च को खत्म हो गए 46 इयर्स। मैं 11 बार चुन के आने के बाद भी मैं इसलिए जिंदा हूं, कांग्रेस पार्टी मेरे को हमेशा सपोर्ट करती है। और कांग्रेस पार्टी के लोग हारते हैं तो कांग्रेस पार्टी के लोग ही हराते हैं, दूसरे नहीं। दूसरों की हिम्मत नहीं होती। जब अपने आप में हम अलग सलग होते हैं, एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं, चीफ मिनिस्टर बनने की कोशिश करते हैं, मंत्री बनने की कोशिश करते हैं, तो हम ही लोग गिराते हैं। तो इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, अपने मतभेद कितने भी होंगे, देश के लिए छोड़ो, संविधान के रक्षा के लिए छोड़ो, लोकतंत्र के हिफाजत के लिए छोड़ो, महिला और दलित शोषित वर्गों के लिए आप पूरे लोग एकजुट हो जाओ। यही मेरी आपसे विनती है। अब और दूसरी चीज मैं आपसे ये कहूंगा कि हमने बहुत सारी चीजें अपने पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में लाए हैं। मैं वो सारी चीजें फिर से बताना नहीं चाहता हूं, क्योंकि आपको चर्चा के लिए बड़ा समय है, तो उस समय में आप सारी चीजें ले सकते हैं। लेकिन एक दो चीजें और भी मैं बताऊंगा जो किसान का समस्या है। खैर वो रेजोल्यूशन तो सेपरेट है, लेकिन 16,000 किसान लोग आज सुसाइड कर रहे हैं। 16,000 से भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो आंकड़े मुझे मिले हैं। और ये बीजेपी सरकार ने क्या किया? हमारी सरकारों ने जब कभी किसानों के ऊपर कोई ऐसी आपत्ति आती थी तो हमने, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने यह तय किया, जब किसान आपत में है हम उनको मदद करना चाहिए। 72,000 करोड़ हमने किसानों का लोन माफ किया। बताओ बीजेपी ने कितना किया? कौन से स्टेट में किया? किया तो भी वो यूपी में किया, लेकिन वो लोग उसको नकार दिए, तुम जाओ। और वो उसको सबक भी सिखा दिए गोरखपुर में और दूसरे जगह। और वो आकर कर्नाटक में प्रचार कर रहा है।
अपना घर तो छोड़ दिया, लेकिन कर्नाटक में आके प्रचार करने का शुरू किया है। लेकिन लोग वहां भी उनको सबक सिखाएंगे और कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में आपके ब्लेसिंग से, आपके कोऑपरेशन से फिर से अधिकार में आएगा। मैं आपको कहने लगा, आपकी मदद की जरूरत है। जिस ढंग से बीजेपी के लोग, जिस ढंग से आरएसएस के लोग घर घर जाकर काम करते हैं, वैसा ही आप हमारी मदद कर्नाटक में आप करना चाहिए। मैं आपसे अपील करूंगा, आपके कितने भी तकलीफ होने दो, आप वो सभी को अलग रख के आप आगे बढ़ना चाहिए। और एक बात मैं ये कहूंगा कि जो बार बार मोदी जी अपने भाषण में ये कहते हैं कि मैं किसानों की रक्षा करूंगा, किसानों की रक्षा करूंगा, ये मुंह से कहते हैं, लेकिन उनके बजट में कुछ दिखाई नहीं देता। जेटली साहब हमेशा ये बात करते हैं क्या कि हम किसान, दलित, पिछड़े सबको मदद कर रहे हैं, लेकिन उनके बजट में कुछ भी नहीं है, ना दलितों के लिए है। एक कर्नाटक राज्य का उदाहरण देता हूं, जो कांग्रेस पार्टी सिद्धरामैया के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व वाली एक मार्गदर्शन में, वहां पर किसानों का कर्जा भी हमने माफ कर दिया। और दूसरा, जो बजट सेंट्रल का है, केवल 54,000 करोड़ रुपए दलितों के लिए है, लेकिन कर्नाटक अकेले राज्य में 27,000 करोड़ रुपए रखे हैं एक ही राज्य में। ये कांग्रेस का देन है। हम बहुत कुछ किए हैं और करने वाले हैं। इसीलिए एक किसान मुझे मिला था, उसने ये कहा, क्या साहब, हमको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ देखने वाला नहीं है, अगर आपकी सरकार होती तो आप हमेशा हमको मदद करते, लेकिन ये आज हमको किसी से मदद नहीं मिल रही और हमारा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने एक शायरी मुझे बतलाई, उन्होंने जो कहा मैं वही कहूंगा। उसने ये कहा, उस किसान ने, कत्ल हुआ हमारा इस तरह किस्तों में, कत्ल हुआ हमारा इस तरह किस्तों में, कभी खंजर बदल गए, कभी कातिल बदल गए। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये किसान बोल रहा है। ये बीजेपी सरकार आने के बाद ये क्या हो रहा है, ये उसने बताया। ये इसलिए ये जो बीजेपी सरकार कर रही है और कत्ल कर रही है, वो भी किस्तों में कर रही है, कभी किसानों का, कभी किसान मजदूरों का। दूसरी चीज मैं और भी बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से लोग आरएसएस के जिस देश का माहौल खराब कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान में झगड़ा लगाना, दलित और सोहरियों में झगड़ा लगाना, हर जगह ये चल रहा है। और उसको प्रोत्साहन देने वाले आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग और विश्व हिंदू परिषद के लोग, ये लोग काम कर। इसीलिए हमको भी मजबूती के साथ उनका मुकाबला करना होगा। तो इसीलिए मैं अपने तरफ से भी एक शेर कहूंगा, तिमिर को रोशनी कहते हुए अच्छा नहीं लगता। तिमिर मीन्स अंधेरे को ना, तिमिर को रोशनी कहते हुए अच्छा नहीं लगता, मुझे गम को खुशी कहते हुए अच्छा नहीं लगता। लहू इंसानियत का जो यहां दिन रात पीते हैं आरएसएस बीजेपी के लोग, उनको आदमी कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं प्रेसिडेंट भाषण पे अपने भाषण शुरू किया था, तब मुझे, क्योंकि मैं कुछ करना है तो मुझे बहुत कोशिश करनी पड़ती हिंदी में बोलने के लिए, रात तमाम बैठ के सब शेर शायरी देखना, रेजोल्यूशन देखना, कोई शब्द का अर्थ अगर गलत भी हो गया फिर बाद में
ये नहीं कहना चाहिए था, तो इसलिए मैं भी पहले ही माफी मांग रहा हूं। अगर इसमें कुछ गलतियां भी है तो आप माफ कर दीजिए। मैं गुलबर्गे से आता हूं और दक्षिण भारत से आता हूं, लेकिन उन्होंने आज ये चाल चलाई है। और मैं उस वक्त जब प्रेसिडेंट स्पीच हो रहा था तो उस वक्त मेरे सामने टीडीपी के लोग खड़े हुए थे और दूसरी तरफ टीआरएस के लोग खड़े हुए थे। तो मेरी सीट फ्रंट सीट थी, तो मैं बार बार उठ रहा था और स्पीकर से कहा, निवेदन किया, मैडम मुझे बोलने के लिए मौका दीजिए, तो वो सुन रही नहीं थी। फिर मैं जोर से चिल्लाया, फिर भी सुन रही नहीं थी। कभी कभी आपको भी ऐसा लगता होगा, भाई अब हमारे कांग्रेस के नेता बोलने के बजाय चिल्लाते ज्यादा है, लेकिन हम इसलिए चिल्लाते, ये गवर्नमेंट भैरी है, ये गवर्नमेंट को सुने नहीं आता। इसीलिए मैं सदन में भी कहा, इनको अच्छे डॉक्टरों के पास ले जाना चाहिए, ईएनटी डॉक्टरों के पास सुनने के लिए। तो उस वक्त वो टीडीपी के लोगों के लिए कहा, मैं क्या कहा, क्योंकि वो मेरे आड़े आ रहे थे, तख्ते लगे हुए थे और बार बार हमारे चीफ व्हिप्स भी मुझे पूछते रहते हैं, जल्दी उठो करो, तो इसलिए उनके तरफ भी मुझे देखना पड़ता है, उनका क्या आदेश है। तब मैं अपने स्पीच में कहा था, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाए तो शर्मिंदा ना हो। ये मैं टीडीपी को कहा, मैं वायाराज को कहा, क्योंकि वो मेरे सामने आ रहे थे। अरे भाई दुश्मनी जम के करो लेकिन थोड़ी गुंजाइश तो रखो। लेकिन कल मुझे मालूम हुआ, जब उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए हर एक लीडर के पास फिर रहे थे, मेरे को इसका याद आया। जो शायरी मैं उनके लिए बोला था, मोदी जी ने ये कहा, समझा कि मेरे लिए बोल रहे। भाई आपके लिए नहीं, आपके लिए तो अलग शायरी है, अलग बातें हम बोलेंगे। मैं हमारे टीडीपी के दोस्तों को, वाईएसआर मेरे दोस्तों को कह रहा था, ऐसा मत ठहरो, आज नहीं कल हम दोनों मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, किसी ना किसी के ऊपर। लेकिन कल वही लोग आए, वो ये कहा, हमारे अध्यक्ष जी से मिले, श्रीमती सोनिया गांधी जी से भी पूछे, हमसे पूछे, हमारे नेताओं से पूछे, फिर बाद में हमारे नेता ये तय किए कि नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, आंध्र प्रदेश को जो स्पेशल स्टेटस है उसको देना ही चाहिए, इसके लिए हमको सपोर्ट करना चाहिए, ये उन्होंने। और राहुल जी का स्पष्ट संदेश था, चाहे कुछ भी हो इसको हम सपोर्ट करेंगे। तो हमने उस सपोर्ट करने के लिए हम ठहरे, लेकिन ये लोग आड़े आए थे, अब वही दोस्त बन गए, इसीलिए उनको भी शर्म आ रही थी थोड़ी, उसीलिए मैं उनको बोला था थोड़ी गुंजाइश रखो बोल के। तो इसीलिए मैं ज्यादा और कुछ नहीं कहते हुए मैं इतना कहूंगा कि हमको काम बहुत करना है, और महिलाओं के बारे में भी, दलितों के बारे में, और दलितों की बात तो बहुत लोग करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम तो इतना ले रहे हैं आजकल मोदी जी, आरएसएस के लोग। 10 साल पहले उनके पास बीजेपी के ऑफिस में अंबेडकर की फोटो नहीं लगती थी, लेकिन आज अंबेडकर 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 को कहते हैं, लेकिन अंबेडकर के संविधान को बचाने की बात नहीं करते। अंबेडकर जी जो उसूल बोले, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, टॉलरेंस, इसकी बात नहीं करते वो। टॉलरेंस तो है ही नहीं उनके पास। तो इसीलिए हमको एक तो संविधान को बचाना है। मैं खासकर दलित लोगों से अपील करता हूं, पिछड़े लोगों से अपील करता हूं, महिलाओं से अपील करता हूं कि अगर संविधान बचा तो आप बचेंगे, अगर संविधान नहीं है तो कोई रिजर्वेशन नहीं। अब एक एक होके खत्म हो रहा है। यूनिवर्सिटीज में वो रिजर्वेशन खत्म किए और वहां पर वो अलग ढंग से रिजर्वेशन लाए। जिस डिपार्टमेंट में अगर 2 चीजें हैं या 2 वैकेंसीज है, उतना ही वो देख ले।
तो इसीलिए इस संविधान को बचाना है, हमको काम करना है, आगे बढ़ना है। तो इसीलिए हमको कोई मिटा नहीं सकता और कांग्रेस पार्टी को मिटाने की बात बहुत लोग कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए वो ये भी कहते हैं कि उनका अब नामो निशान नहीं है, एक एक करके हम हटा रहे हैं, ये उनका कहना है। लेकिन वो याद रखे, हम इतने जल्दी इनके हाथ में मिलने वाले नहीं हैं और हम बढ़ते रहेंगे। हम तो बीज है, आप जितना जमीन के अंदर दबाएंगे उतना ऊपर हम आएंगे। तो ये इतना कहते हुए मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता हूं, क्योंकि मेरे पीछे अभी जनरल सेक्रेटरी साहब आए, इसीलिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि जो कुछ भी मैंने कहा, जो चीजें अच्छे हैं वो आप लेके जाइए, जिन चीजों में कमियां हैं वो मेरे झोली में छोड़िए, मैं लेकर चले जाता हूं।